जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पुनर्जागरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम 3-4 वीडियो जो पहले से देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का प्रारंभ आखिर इटली से ही क्यों हुआ। आज हम अध्ययन करते हैं इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ। आखिर ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह पुनर्जागरण का प्रारंभ जो था वो इटली से ही हुआ था। कहा जाता है कि इसका प्रारंभ इटली के नगर जो थे वहाँ से हुआ था और वहाँ से फ्रांस और इंग्लैंड आदि के देशों में पुनर्जागरण जो है वो पहुँचा। और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ जो था वो इटली के नगरों से क्यों हुआ। इसके जवाब में ये कहा जाता है कि उस युग में पहली बात तो ये बताई जाती है कि इटली के नगर जो थे वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके बहुत ज़्यादा धनी बन चुके थे, और जाहिर है जिसके पास में पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन और संरक्षण देने में ये लोग जो थे वो समर्थ थे, और इटली के नगरों में नए धनिकों के पास श्रेष्ठ ढंग से जीवन बिताने के लिए आवश्यक अवकाश और धन दोनों की ही कमी नहीं थी। और ये धनी लोग बढ़िया अच्छे वस्त्र पहनते थे, अच्छा खाना पीना, रंगीने यानी कि उत्सव इत्यादि जो मनाते थे। इसके साथ ही तमाम प्रकार की सुख सुविधा और सौंदर्य जो उसको लाने का प्रयत्न करते थे, और उन्होंने अपने रहने के लिए विशाल भव्य और भवन जो थे उनको भी बनवाया और उन भवनों को बहुत अच्छे से सजाया, और इस वजह से उन्होंने कलाकार जो उनको भी अपने यहाँ पर आश्रय दिया, जिसकी वजह से वो उत्साहित हुए। परिणाम ये निकला कि इटली के नगरों का रूप जो था वो परिवर्तित होने लगा और वे संपूर्ण यूरोप जो उसका केंद्र बन गए। दूसरी बात ये थी कि धर्म युद्ध यानी कि जितने भी पूर्वी देशों से व्यापार करने वाले व्यापारी तथा धर्म युद्धों से वापस लौटने वाले सूरमा और योद्धा लोग जो थे, वापस कहा जाता है कि इटली के नगरों में थोड़े दिन विश्राम करके आगे बढ़ते थे, और वे लोग इटालवी नगरों को मुस्लिम नगरों तथा वहां के लोगों की उच्च सभ्यता का विवरण बताते थे। और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के समय अधिकांश यूनानी विद्वानों तथा कलाकारों ने इटली के नगर जो वहीं पर आश्रय लिया था। अतः यूनानी ज्ञान विज्ञान का व्यापक अध्ययन और मनन सबसे पहले कहां से, इटली से ही शुरू हुआ। इसके अलावा मध्य युग में जब कहा जाता है कि अधिकांश यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, तब भी इटली के नगर जो थे काफी जीवित थे। कि इटली की नगर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान काफी समृद्ध और उन्नत रहे थे। इसके साथ ही आल्पस पर्वत के दूसरी तरफ बसे लोग भी अभी तक कहा जाता है कि अंधकार में पड़े हुए थे, और इटली के नगरों के निवासी एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते थे, और इन नगरों की समृद्धि बढ़ी और उनमें से कुछ पवित्र रोमन सम्राट की अधीनता से भी स्वतंत्र हो गए, और अब उनकी तुलना प्राचीन यूनान के नगर राज्यों से की जाने लगी। और इन स्वतंत्र नगरों के संपन्न लोगों ने कलाकारों तथा साहित्यकारों को आश्रय दिया, और इसी दृष्टि से फ्लोरेंस नगर के मेडिची परिवार सबसे आगे रहा। और यही कारण है कि रेनेसां काल की महान विभूतियों को उत्पन्न करने का श्रेय जो है वो भी किसको, इटली के नगरों को ही दिया जाता है, जिसमें जैसे आपके दार्शनिक पेट्रार्क, दांते, कथाकार बोकाचियो, इसके अलावा चित्रकार लियोनार्डो डी विंची, माइकल एंजेलो, राफेले आदि जो उनके नाम लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे मोटे कारण भी थे कि इटली जो था प्राचीन रोमन साम्राज्य और संस्कृति जो उसका प्रतीक था, और इटली नगरों में प्राचीन रोमन सभ्यता एवं संस्कृति के बहुत से स्मारक जो थे वो लोगों को अभी भी उसकी याद दिलाते थे, और पुनर्जागरण को प्राचीन रोमन संस्कृति जो उससे भी प्रेरणा मिलती थी। और इस दृष्टि के इटली के नगर पुनर्जागरण से के लिए बहुत अच्छी यानी कि उनकी स्थिति थी। और ये बात है कि रोम का अब पोप जो था वो भी कहा जाता है कि इन्हीं नगरों में रह रहा था, और कहा जाता है कि ईसाई धर्म का सर्वोच्च धर्म पोप जो था वो रोम जो था यानी कि रोम जो है वहीं पर रह रहा था। और कुछ पोप भी किससे, रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण जो उससे प्रभावित थे, अर्थात वो भी परिवर्तन चाहते थे। और उन लोगों ने भी क्या किया, बहुत सारे विद्वान जो उनको अपने यहाँ पर बुलाया, और जो यूनानी पांडुलिपियां जो थी उनको भी लैटिन भाषा जो उसमें अनुवाद किया। और इसके अलावा उन्होंने भी अपने मठ वगैरह जो उनको उनमें साहित्य इत्यादि जो उसके लिए पुस्तकालय इत्यादि जो उनको खुलवाया, और मठ वगैरह जो थे गिरजे जो थे उनका निर्माण करवाया, और उनको भी बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सजवाया। इसके अलावा वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान के नगरों में बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो थे वो भी बनाए गए, जिनसे लोगों में ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि जो उसका विकास हुआ। इसके अलावा पुनर्जागरण यानी कि इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कहा जाता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो वो भी रही थी, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली का प्राचीन यूनानी साम्राज्य था संस्कृति से अधिक निकट संपर्क था, और यही निकट संपर्क से इटालवी नगर जो वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और
नए जलमार्ग जो उनकी खोज की गई और इटली भूमध्य सागर से पश्चिम और पूर्व के देशों से उसका व्यापार होता था और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इटली ने भूमध्य सागरीय व्यापार जो उसके ऊपर अपना एकाधिकार जमा लिया था और परिणाम ये निकला कि इटली जो था काफी समृद्ध हो गया, जिसके कारण कहा जाता है कि उसने अपनी यानी कि सांस्कृतिक उन्नति के लिए आर्थिक समृद्धि जो, क्योंकि जाहिर है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और इसीलिए इटली के नगर जो थे वो पुनर्जागरण जो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त थे। इसके साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भी कहा जाता है कि वो काफी उपयुक्त थे कि इटली के इन नगरों का पवित्र रोमन साम्राज्य की प्रभुत्ता जो थी वो समाप्त हो चुकी थी, अर्थात यहाँ पर चर्च जो है उसका बहुत कम प्रभाव था। इसके अलावा सामंत प्रथा जो थी वो वहां पर नहीं बन पाई। तो इस प्रकार से ये बहुत से कारण थे जिनकी वजह से क्या हुआ, पुनर्जागरण था वो सबसे पहले इटली के नगर जो उन्हीं से हुआ था। दूसरी बात आती है मानववाद का विकास। कहा जाता है कि पुनर्जागरण जो उसका प्रमुख लक्षण क्या है, मानववादी विचारधारा या उसे मानववाद कहते हैं। और मानववाद जो है उसका भी जन्म कहाँ से, इटली के नगर जो उन्हीं से हुआ था। और मानववाद जो उसका सीधा साधा अर्थ है कि मानव जीवन में रुचि लेना या मानव जीवन की समस्याएं जो उनका समाधान ढूंढना और मानव जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने का प्रयत्न करना और इस संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। क्योंकि प्राचीन यूनान के साहित्य जो उसमें जीवन के प्रति रुचि जो वो दिखाई देती है और यूनानी लोग उस समस्या को या उस संसार में गहरी रुचि रखते थे जिसमें कि वे रहते थे। और पुनर्जागरण के प्रारंभिक काल में जिन विद्वानों ने प्राचीन यूनानी साहित्य का अध्ययन करके प्रकृति और मनुष्य की रुचियों का विवेचन करने का प्रयास किया था वे क्या कहलाए, मानववादी कहलाए। और वे इस संसार के प्रति अनुरूप हुए, जबकि मध्य युग में स्थिति जो थी बिल्कुल ठीक विपरीत थी, क्योंकि उसमें मध्य युग में साहित्य तथा चिंतन में मानव और मानव संसार जो उसका कोई महत्व नहीं था, केवल चर्च जो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव था और अंधविश्वास जो भरे हुए थे। तो इस प्रकार से मध्य युगीन जो उसमें अध्ययन और अध्यापन जो वो उसका विषय जो था वो भी क्या था, चर्च रहा था और केवल लैटिन भाषा जो उसी में साहित्य लिखा जाता था। लेकिन मानववादी आपके पुनर्जागरण जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, मानववादी विचारधारा जो उसका विकास। और वो जो कहा जाता है कि पहले तो क्या होता था कि कोई धार्मिक विचारधारा जो उनकी मान्यता जो उनको यानी कि विरोध भी करता, तो कहा जाता है कि उसके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, उसको धर्मद्रोही घोषित करके उसको कड़ी सजाएं दी जाती थी। फिर भी कहा जाता है कि बहुत से विद्वान लोग जो थे अपने ज्ञान पिपाशा जो उसको शांत करने के लिए प्राचीन यूनानी तथा रोमन साहित्य जो उसका सहारा लिया और ऐसे लोगों को बाद में मानववादी या ह्यूमनिस्ट कहा जाने लगा। और मानववाद के विकास में महत्वपूर्ण या विकास में मध्ययुगीन वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन जो उसको ला दिया और मानववादी विचारक धर्म के स्थान पर अब मनुष्य जो उसको महत्व देने लगे। तो इस प्रकार से अब क्या होने लगा, साहित्य और कला के क्षेत्र में धर्म के स्थान पर अब उसने मनुष्य जो उसका स्थान ले लिया, देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित उसके स्थान पर अब व्यक्ति जो उसका यानी कि महत्व बढ़ गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि मानव जीवन प्रेम, घृणा, विरह, मिलन आदि पर रचनाएं की जाने लगी, आदि से संबंधित पेंटिंग, घर इत्यादि जो उनको बनाया जाने लगा। तो इस प्रकार से प्रकृति या जीवन जो उसके हर क्षेत्र हर पहलू जो उसमें मानव या व्यक्ति जो उसको महत्व दिया जाने लगा। मानववादी विचारधारा जो उसका मुख्य प्रवर्तक या उसका मुख्य दाता जो था वो पेट्रॉक माना जाता है और वो फ्लोरेंस नगर का निवासी था और वह एक महान कवि, साहित्यकार तथा कानून शास्त्री था और अपने देश के लोगों में यूनानी तथा रोमन साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करना उसकी सबसे बड़ी देन रही थी। और पेट्रॉक जो उसने ईसाई मठों में बंद पड़े पांडुलिपियां जो उनको खोजने का काम किया और उनको उसमें जो भी कमियां जो थी उनमें सुधार करवाया गया और उनको दूसरी भाषा जो उसमें भी रचवाया गया, जिस प्रकार इससे क्या हुआ, मानववादी विचारधारा जो उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। और अब पुनर्जागरण जो उसका मुख्य बिंदु या मुख्य आधार जो क्या रहा था, मानववादी विचारधारा रहा था, अर्थात मानव जीवन जो उसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा।